नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता मिश्रा स्वागत करती हूँ हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल और जिसमें हम देख रहे हैं गोविंद पांडे पुस्तक सीरीज को। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हमारा टॉपिक है वेनेदेतो क्रोचे। इसके बाद नई आलोचना और जो भी पाश्चात्य शास्त्री आएंगे उनको देखते चलेंगे फ्रेंड। तो इसको तो हम ला ही रहे हैं, एक दिन सीरीज ले आ रहे हैं और एक दिन ये ले आ रहे हैं, तो 1-2 दिन में इसको फिनिश कर देंगे। उसके बाद एक सीरीज तो है ही अपनी चली रही है कंटिन्यू। और दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों के लिए कठिन प्रश्नों का संग्रह बना रही हूँ। जैसे आदिकाल से जो कठिन प्रश्न आपको याद नहीं होते हैं और 2-4 प्रश्न तो ऐसे होते हैं, तैयारी के बावजूद भी ऐसे होते हैं कि 2-4 तो छूट ही जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं प्रश्नों को, सिर्फ कठिन प्रश्नों को ही लेकर आ रहे हैं। तो जैसे आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल सभी से लेकर आ रहे हैं फ्रेंड। तो आप देखिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगे, सीरीज अच्छा लगे कि नहीं लगे, आप ज़रूर बताइएगा। और सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आप लोग बताइए कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं पर आपका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ रिस्पांस दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्री बेनेदेतो क्रोचे को। तो बेनेदेतो क्रोचे को हम देखेंगे फ्रेंड। इनका संक्षिप्त जीवन वृत्त देखेंगे पहले। जन्म है 1866 से 1952 ईस्वी। जन्म स्थान इटली है। पुस्तक का नाम इनके एस्थेटिक है। भाषा इतालवी, अंग्रेजी अनुवादक हैं ये डगलस एंसेले। ठीक है। क्रोचे का सर्वप्रथम 1900 में अपना निबंध एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक लिखा और इस निबंध का विस्तृत रूप एस्थेटिक 1902 पुस्तक है। ठीक है, तो इन्होंने पहले कौन सी पुस्तक लिखी? पहले इन्होंने निबंध की पुस्तक लिखी एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक लिखा और इसी प्रकार का फिर एक विस्तृत रूप, ठीक है, इसी का फिर एक जो है विस्तृत रूप इसी निबंध का बना दिया और विस्तृत रूप का नाम क्या लिख दिया? एस्थेटिक। ठीक है, सिर्फ एस्थेटिक, एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक लिखा और फिर इसी को एस्थेटिक दूसरा नाम दिया और इसी का विस्तार कर दिया निबंध का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट। क्रोचे ने 1902 में ला क्रिटिका पत्रिका का प्रकाशन किया। क्रोचे के अन्य महत्वपूर्ण निबंध निम्न हैं। न्यूज एसेस ऑन एस्थेटिक डिफेंस ऑफ पोएट्री। ठीक है, याद रखेंगे आप, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक डिफेंस ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट देखेंगे, क्रोचे के एस्थेटिक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग, इसमें सौंदर्य शास्त्र का विवेचन है, सैद्धांतिक विवेचन। द्वितीय भाग में इसमें सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के आई एस्थेसिस और आई एस्थेसिकोस से हुई है। ठीक है, तो ग्रीस के आई एस्थेसिस और आई एस्थेटिकोस से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है इंद्रिय प्रत्यक्ष या इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान। एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन दार्शनिक अलेक्जेंडर गेटलिच बाउटगार्टेन ने किया था। ठीक है, तो एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन दार्शनिक थे अलेक्जेंडर और गोटलीज बाउमगार्टन ने किया था। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक बाउमगार्टन को ही माना जाता है। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, ये आत्मवादी भी माने जाते हैं। क्रोचे आत्मा और चेतना की 4 प्रक्रियाएं मानते हैं जो कि निम्न हैं। तो आइए देखते हैं 4 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो आत्मा या चेतना की प्रक्रिया, अब आत्मा और चेतना की प्रक्रिया को 2 भागों में इन्होंने बांटा। पहला है सैद्धांतिक या ज्ञान, दूसरा है व्यवहारिक या इच्छा। तो सैद्धांतिक ज्ञान को भी 2 भागों में बांटा, अंतः प्रज्ञा और तर्कात्मक शक्ति। व्यवहारिक या इच्छा को भी 2 भाग में बांटा, आर्थिक और नैतिक। तो इस तरह से आत्मा और चेतना की प्रक्रिया को इन्होंने विभाजित किया। आइए देखिए क्रोचे के अभ्यंजनावाद की प्रमुख विशेषताएं। तो क्रोचे के अभ्यंजनावाद की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला है अंतः प्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में भेद संबंध। दूसरा है अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। तीसरा है प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला और प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा है। चौथा है कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अव्यक्त रूप में होती है। पांचवा है फ्रेंड, कला आंतरिक होने के साथ साथ अखंड होती है। ठीक है,
क्रोचे कला निर्माण के 4 चरण मानते हैं, जो कि निम्न है: संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य मूलक आनंद, सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि रूपांतरण है। क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। क्रोचे का कहना है कि कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावुक में सौंदर्य की पुनर्उत्पत्ति होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि कलाकार सौंदर्य का भागी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टॉमस स्टर्न्स इलियट को। चलिए इनका भी संक्षिप्त जीवन वृत्त देखते हैं। तो जन्म है इनका 1888 से 1965। जन्म स्थान अमेरिका है। निर्देशक थे ये फेबर एंड फेबर के। संपादक थे द क्राइटेरियन। पुरस्कार व रचना है इनका नोवेल द वेस्ट लेड। ठीक है, इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां निम्नलिखित हैं। पहला है द सीक्रेट वुड 1920, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, एलिजाबेथेन एसेज 1932, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933, सेलेक्टेड एसेज 1934, एसेज एसेट एंड मॉडर्न 1936। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ये शोध प्रबंध है इलियट का। इलियट के गुरु का नाम आयर विंग बेविट और जॉर्ज सांतायतना था। ठीक है, याद रखेंगे, आयर विंग बेविट और जॉर्ज सांतायना था। टैलेंट परंपरा का व्यक्तिक प्रज्ञा दी सेक्रेड वुड में संकलित है। इलियट ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। इलियट के अनुसार कार्यत्री भावयत्री प्रतिभा परस्पर पूरक है। साथ ही कहा कि आलोचक और सर्जक कवि प्रायः एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। इलियट के परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा नामक लेख की प्रमुख बातें निम्न हैं। लेख पूर्वार्ध का देखिए, मतलब पहले का, तो प्रत्येक राष्ट्र की प्रत्येक जाति की अपनी सृजनात्मक मनोवृत्ति के साथ आलोचनात्मक मनोवृत्ति भी होती है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। व्यक्तिक प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध है, निरपेक्ष व विच्छिन्न वस्तु नहीं है। इतिहास बोध का अर्थ अतीतत्व का नहीं, अपितु उनके वर्तमानत्व का भी अवगम है। जिस तरह वर्तमान से अतीत परिवर्तित नहीं होता, उसी तरह अतीत से वर्तमान भी निर्देशित होता है। ठीक है, तो जिस तरह वर्तमान से अतीत परिवर्तित नहीं होता, उसी तरह अतीत से वर्तमान निर्देशित होता है। उल्टा है एकदम। थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा इस पेज में। ठीक है, देखिए लेख का पूर्वार्ध। ठीक है, तो प्रत्येक राष्ट्र की प्रत्येक प्रजाति अपनी सृजनात्मक मनोवृत्ति की साथ ही आलोचनात्मक मनोवृत्ति होती है। अच्छा, ये तो हो चुका ना, ये वही पेज है, सेम पेज है। ठीक है, ये सेम पेज है। देखिए, इलियट के काव्य में सार्थक भाव की अभिव्यंजना को महत्वपूर्ण बताया गया। सार्थक भाव वह है जिसका भाव अस्तित्व काव्य में होता है, कवि के जीवन वृत्त में नहीं होता है। इलियट के अनुसार कविता का सौंदर्य उसकी सहज संपूर्णता में है, न कि विच्छिन्न अवयव में है। इलियट ने रिचर्ड और एम्पसन की शाब्दिक आलोचना पद्धति को नींबू निचोड़ आलोचना कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलियट ने किसकी आलोचना पद्धति को नींबू निचोड़ कहा? तो रिचर्ड और एम्पसन। याद रखेंगे, इलियट ने रुचिकर परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना। इलियट का मूर्ति विधान भारतीय सिद्धांत का विभावन व्यापार है। संवेदनशीलता के असहचर्य सिद्धांत के लिए इलियट फ्रांसीसी कवि आलोचक द रमी द गुरमू के ऋणी हैं। इलियट ने 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए, जो कि निम्न हैं। पहला देखिए, मूर्ति विधान मतलब ऑब्जेक्टिव कोलरेटिव।
ठीक है। तो कला के रूप में भाव को अभिव्यक्त करने का एक ही उपाय है, वह है किसी संबंधी वस्तु, जैसे वस्तु, समुदाय, परिस्थिति, घटना श्रृंखला को ढूंढ निकाला जो उस विशिष्ट भाव का सूत्र हो। ऐसा जब वे वाह वस्तुओं की प्रस्तुत की जाए तो इंद्रिय अनुभूति अवसित होकर भाव को श्रद्धेय उद्युत कर दे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संवेदनशीलता असहचर्य, मतलब डिसोसिएशन सेंसिटिविटी। इलियट के अनुसार कवि का मन संवेदनशीलता अर्थात बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष में अभिन्न है। जब भाव और विचार में दरार पड़ जाती है तो काव्य में अपक्षय और हास आता है। इसी को इलियट क्या कहते हैं, संवेदनशील का असहचर्य कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब इनके ये है कि जब भाव और विचार में दरार पड़ जाता है तो काव्य में अपक्षय और हास आ जाता है। अपक्षय का मतलब टूट जाता है, हास का मतलब हानि से जुड़ा है। ठीक है। तो इसी को इलियट ने क्या कहा, इलियट ने क्या कहा, असहचर्य या संवेदनशीलता असहचर्य कहा। इलियट के अनुसार काव्य श्रेष्ठ और मनोरंजन है। इलियट ने 3 वॉइसेज ऑफ पोएट्री शीर्षक निबंध में 3 नाट्य स्वर की चर्चा की, जो कि निम्न है। प्रथम स्वर में जब कवि या तो अपने को संबोधित करता है या फिर किसी को संबोधित नहीं करता, किसी को नहीं करता, या तो करता है या फिर नहीं। और द्वितीय में क्या कहा इन्होंने, जब कवि किसी छोटे बड़े पाठक श्रोता समुदाय को संबोधित करता है। तृतीय स्वर में क्या कहा, जब कोई कवि ऐसी बात करता है जो वह स्वयं अपने व्यक्ति रूप में नहीं कह सकता, बल्कि जिसे वह सिर्फ उस सीमा के भीतर रहकर करता है जिसमें एक काल्पनिक पात्र दूसरे काल्पनिक पात्र को संबोधित कर रहा हो। चलिए अब देखेंगे फ्रेंड इलियट द्वारा बताए गए 2 उद्देश्य। ठीक है। तो इलियट द्वारा ये 2 उद्देश्य बताए गए हैं, लेख हैं इनके। तो पहला है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म 1923 ईस्वी, और विशद रुचि परिष्कर इसके उद्देश्य हैं। दूसरा है द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म 1956 में, इसके भी 2 उद्देश्य बताए, बोध और आशावाद। ठीक है। तो ये 2 लेख लिखा जिनके इन्होंने 2 उद्देश्य बताए। अब आइए देखेंगे फ्रेंड ईवर आर्म स्ट्रॉन्ग रिचर्ड को। तो आपने बेने देतो क्रोचे को देखा और इलियट को देखा, अब आप देखिए किसको, रिचर्ड को। तो इनका समय है फ्रेंड 1893 से 1979। अंग्रेजी साहित्य में प्रथम बार व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। रिचर्ड ने सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ न मानकर पाठक या दर्शक पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में देखने का आग्रह किया, अर्थात सौंदर्य की स्थिति किसी वस्तु में नहीं बल्कि पाठक या दर्शक के मन में पड़ने वाले उसके प्रभाव में होती है। अब आइए देखिए रिचर्ड ने निम्न पुस्तकों की रचना सहलेखन में की। तो देखिए इनकी पुस्तक का नाम है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922 ईस्वी, और इनके सह लेखक कौन थे, C.K. आगडेन और जेम्स वुड। ठीक है। दूसरी पुस्तक है द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 ईस्वी, सह लेखक है C.K. आगडेन। ठीक है। तो ये सहलेखन पुस्तक थी। अब रिचर्ड के अन्य ग्रंथ को देखेंगे। तो रिचर्ड के अन्य ग्रंथ है फ्रेंड द पीपुल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 ईस्वी, साइंस एंड पोएट्री 1926 ईस्वी, द फिलॉसफी ऑफ रेटारिक 1936 ईस्वी। रिचर्ड ने आलोचना के 2 भेद किए हैं, आलोचनात्मक, इसमें अनुभूति के मूल्य का वर्णन किया है, और प्राविधिक, इसमें अनुभूति के साधनों का वर्णन किया है। रिचर्ड आलोचना के मनोविज्ञान की एक शाखा मानते हैं। रिचर्ड मूल्य अनुभूति में कोई भेद नहीं मानते।
अर्थात जीवनानुभूति की काव्यानुभूति दोनों पर्याय है। रिचर्ड की आलोचना के दो मूलाधार स्तंभ हैं। तो पहले देखिए, पहला कौन मूलाधार स्तंभ है? तो पहला है फ्रेंड मूल सिद्धांत। कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करे वह मूल्यवान है, और ये सही भी बात है। ठीक है, कि कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट कर दे वह मूल्यवान है, या विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है। संप्रेषण सिद्धांत, तो दो मूलाधार सिद्ध इन्होंने बताए, मूल्य और संप्रेषण। तो मूल्य में क्या बताया? जो इच्छा को संतुष्ट कर दे या फिर बहुत जटिल रूप से वो मिली हो आपको, ठीक है, तो आपके भावनाओं को संतुष्ट करे या संतुष्ट करने की उसमें क्षमता हो। संप्रेषण सिद्धांत, संप्रेषण का अर्थ है अनुभूति का यथावत अंतःवरण। मतलब संप्रेषण का मतलब क्या होता है? बातचीत, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब है संप्रेषण का अर्थ ना तो अनुभूति ना यथावत अंतरण है, और न दो व्यक्तियों के बीच अनुभूति तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। ठीक है, तो एक तरह से तो ये भी ले सकते हैं ना कि जैसे अपने अंतः मन की बात इंसान किसी से कह पाता हो। ठीक है, या आप जिससे कह रहे हैं वो सुनने वाले के मन में गहन अनुभूति हो इसके प्रति, तो इसको भी ले सकते हैं। देखिए, रिचर्ड ने लिखा है कि नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता। ठीक है, नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। रिचर्ड आवेगों की शांति द्वारा संतुलित विश्रांति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। रिचर्ड ही आनंद को प्रयोजन में कोई स्थान नहीं देते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिचर्ड आवेगों के आधार पर काव्य के दो भेद मानते हैं, सजातीय और विजातीय। तो सजातीय वे होते हैं जो अपवर्जी होते हैं, इनकी विशेषता है जिसमें एक ही भाव का वर्णन हो। विजातीय जो अंतःवेशी होते हैं, जिनमें विरोधी भावों का संश्लेषण हो। रिचर्ड के अनुसार संप्रेषण की आलोचना का चरम लक्ष्य है। रिचर्ड भाषा के दो रूप माने जाते हैं। पहला वैज्ञानिक यानी सिम्बोलिक, दूसरा है रागात्मक मतलब इमोटिव। रिचर्ड के अनुसार अर्थ के चार प्रकार हैं। मुख्यार्थ मतलब सेंसेस, भावना फीलिंग, वचनभंगी टोन, उद्देश्य मतलब इंटेंशन। ठीक है, तो आज फिनिश कर दें क्या पाश्चात्य काव्यशास्त्र को? चलिए देखते हैं। हाँ, तो रिचर्ड के अनुसार संप्रेषण की आलोचना चरम लक्ष्य है। रिचर्ड भाषा के दो रूप माने जाते हैं, वैज्ञानिक और सिम्बोलिक। ठीक है, रिचर्ड के अनुसार अर्थ के चार प्रकार हैं। मुख्यार्थ, भावना, वचनभंगी, उद्देश्य। आइए अब देखेंगे नई आलोचना। तो नई आलोचना मतलब न्यू क्रिटिसिज्म शब्द का प्रयोग सन 1911 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्पनगर ने किया था। न्यू क्रिटिसिज्म शब्द का सर्वप्रथम परिभाषा जॉन कोरेंसिस ने अपनी पुस्तक दी न्यू क्रिटिसिज्म 1941 की भूमिका में की थी। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात टीसी इलियट और आई.ए. रिचर्ड से माना जाता है। नई आलोचना को रोमांटिसिज्म के विरुद्ध एक नए क्लासिकल पुनरुत्थान और नव अभिजात्य के रूप में देखा गया। आइए अब देखते हैं नई आलोचना में विभिन्न शब्दों का प्रवर्तक। तो शब्द है और प्रवर्तक हैं। अंतःविरोध के प्रवर्तक हैं क्विथ बुक्स, इसको आप याद जरूर करेंगे। तो अंतःविरोध क्विथ बुक्स। तनाव के एलन टेट हैं। अनेकार्थकता के विलियम एम्पसन। विरोधाभास के रॉबर्ट पेन वारेन हैं। विडंबना और विसंगति के क्विथ ब्रुक्स हैं। नई आलोचना से संबंधित प्रमुख आलोचक एवं उनकी कृतियों को देखते हैं। तो आलोचक हैं और रचनाएं हैं। आलोचक हैं और रचनाएं हैं फ्रैंक रेमंड लिविस। इनकी रचनाएं हैं न्यू बियरिंग इन इंग्लिश पोएट्री 1932, रिवोल्यूशन ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोएट्री 1936, द ग्रेट ट्रेडिशन 1948, अन्ना केरीना एंड अदर एसेस 1967,
डीकेज द नावलिस्ट 1970, द कॉमन परस्यूट 1952। मिडलटन मरे का है फ्रेंड दी प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल 1922 ईस्वी। जेवी क्रच का है दी मॉडर्न टेपर। लयानल ट्रिलिंग का है दी मॉडर्न एलिटमेंट मॉडर्न लिटरेचर। इसको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है, याद करेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे। एजरा पाउंड का है ABC ऑफ रीडिंग। और जॉन रैम्पसन का है, ठीक है, पहले इनसे पहले देखिए विलियम एम्पसन का है 7 टाइम ऑफ एविंग्विटी। और जॉन को रैंसम का है गॉड विदाउट थंडर 1930, द वर्ड बॉडी 1938। एलन टेट का है फ्रेंड आनंद लिमिटस ऑफ पोएट्री 1948, दी फॉरलोन डेमन 1955। RP ब्लैकमर का है लैंग्वेज एंड जेसर 1952, लायन एंड द हनी कोम्ब 1956। केनिथ वर्क का है द ए ग्रामर ऑफ मोटिव्स 1948। परमेनेंस एड चेंज, ठीक है, क्विथ ब्रुक का है दे वेल राट अर्न 1947। नई आलोचना के लिए प्रारंभ में सौंदर्यपरक रूपवाद, एस्थेटिक फॉर्मलिज्म और विश्लेषणात्मक आलोचना जैसे नए सुझाव दिए गए। नई आलोचना के संबंध में प्रमुख पत्रिकाएं निम्न हैं। तो पहली पत्रिका है दी क्राइटेरियन 1922 ईस्वी। इसके संपादक हैं TS इलियट। स्क्रूटनी 1932 ईस्वी। इसके संपादक हैं FR लीविस। नेक्स्ट है दी फ्यूजिटिव। इसके संपादक हैं जॉन क्रो रैशम। आइए देखते हैं विविधवाद को। अभी तक हमने नई आलोचना देखी, अब हम देखेंगे विविधवाद। तो उत्तर आधुनिकतावाद शब्द अंग्रेजी पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय है। उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा की उत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं। तो 2 मत कौन कौन से हैं? इस अवधारणा की उत्पत्ति तीसरी दुनिया के गरीब निकारागुआ में हुई है। कहाँ हुई है? निकारागुआ में। और इस अवधारणा की उत्पत्ति साम्राज्यवादी देश अमेरिका व यूरोप में हुई है। तो प्रथम मत है फ्रेंड मलय चौधरी के अनुसार स्पेनिश कवि फेदरिको द बेनिस ने अपनी कविता संग्रह अंतालेजियो या फिर ला पायोजियो एस्पेनोला एवं हिम्पानो मारिकाना की भूमिका में सर्वप्रथम पोस्टमार्टम की व्याख्या की है। इडली फिट्स ने 1942 में पोस्ट मॉडर्न के दक्षिण अमेरिका कवियों पर प्रभाव लेकर एस्थोलॉजी ऑफ कंटेम्परेरी लैटिन अमेरिकन पोएट्री नामक पुस्तक लिखी। सन 1947 ईस्वी में पुर्तगाली कविताओं का संग्रह फामी एक्सप्रेसाओं ने दो मांस ब्राजिलेरियो, ठीक है, ब्राजिलेरियो दो पियरियो कॉलोनियल एवं एम्प्योका पोस्ट मॉडर्निस्ट प्रकाशित हुई। और इसके बाद हम एक पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर MCQ सीरीज भी कराएंगे फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा में है, कहीं कहीं याद करना, ऐसे पढ़ के याद करना मुश्किल है जब तक आप नोट्स बना के नहीं देखेंगे। दूसरा मत क्या रहा? सच्चे अर्थों में जया फ्रैंकोश लियोतार का उत्तर आधुनिकतावाद का जनक माना जाता है। विश्वग्राम ग्लोबल विलेज की संज्ञा मार्शल मैक्लूहान ने दिया था। लियोतर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 में लिखा। उत्तर आधुनिकतावाद महावृतांत के विरुद्ध है। महावृतांत का अर्थ है ईसाइयत, मार्क्सवाद, वैज्ञानिक प्रगति का मिथ्य। इसके विरुद्ध अब छोटे छोटे अस्तिमा समूह जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि का उद्देश्य हो रहा है। लियोतार ने लिखा है कि ज्ञान की अवस्था बदल जाती है जब समाज उत्तर औद्योगिक युग और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करता है। फ्रेडरिक जेम्सन ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ द लेट कैपिटलिज्म उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास में खास अवस्था में कहा कि इसे वे उपभोक्ता पूंजीवाद, वृद्ध पूंजीवाद भी कहते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा का अंत देखिए। लेखक की मृत्यु इतिहास का अंत, कला का अंत है।
आलोचक की मृत्यु आदि अनेक मृत्यु की घोषणा करती है। उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख घोषणाएं निम्न हैं। तो घोषणा करता है डैनियल बेल, इनकी घोषणा है विचारधारा का अंत। जाक देरिडा, इनका है मनुष्य की मृत्यु। रोला बार्थ का है लेखक की मृत्यु और लायन ट्रिलिंग का है लेखक का अंत। एडमंड विल्सन का है परंपरागत शैलियों की मरती हुई विधाएं। ठीक है, और एक बच रहा है, वो दिख नहीं रहा हमको क्या है, शायद नहीं, फट जा रहा है, ये है भी नहीं नेक्स्ट पेज में। चलिए आगे देखिए। तो अति यथार्थवाद साहित्य और कला के क्षेत्र में ऐसा आंदोलन है जिसका जन्म प्रथम विश्व युद्धोत्तर फ्रांस में हुआ। अति यथार्थवाद के प्रवर्तक आनंद्रे बेतो सुरजियालिज्म शब्द का प्रथम प्रयोग सन 1924 में अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो ऑन सुररियलिज्म में किया था। आंद्रे बेता ने अपने घोषणा पत्र के प्रकाशन से पूर्व अपने मित्र फिलिप के शाह लेखन में मैनिफेस्टो के मूल पाठ का प्रकाशन 1919 में लेस नेप्यूज में मैग्नेटिक शीर्षक से कराया था। आंद्रे बेता के अति यथार्थवाद स्वतः चालित लेखन को साहित्यकारों के लिए अपरिहार्य माना है। अति यथार्थवाद के प्रबल समर्थक हर्बर्ट रीड ने मिथ ड्रीम एंड पोयम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा है। अति यथार्थवाद का संबंध दादावाद से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दादावाद का प्रवर्तन ट्रिस ईस्टन जाग ने 1916 में किया है। अस्तित्ववाद मतलब एक्सीटेंशनलिज्म के प्रवर्तक डेनिश विद्वान सोरेन कीकेगार्ड 1813 से 1855 में थे। कीकेगार्ड, ठीक है, सोरेन कीकेगार्ड। अस्तित्ववाद के समर्थक में नीत्शे, कार्ल मार्क्स, कार्ल जेपर्स, मार्टिन हेडगर, ग्रेजियल, पार्सल, जयापाल सार्त्र, अल्बर्ट कामू आदि का नाम महत्वपूर्ण है। नीत्शे ने घोषित किया कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से ऐसे पाश्चात्य शास्त्री हैं जो मानते हैं ईश्वर की मृत्यु हो चुकी? तो नीत्शे। संरचनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक फ्रांस के भाषा वैज्ञानिक फर्दिनांद सोएस्चुर 1857 से 1913 में थे। संरचनावाद के अनुसार साहित्य शब्द संरचना है। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु की कई घटक तत्वों के संश्लेषण से निर्मित होती है। ये घटक एक और परस्पर संबद्ध होते हैं और दूसरी ओर पूर्ण और निर्मित के साथ साथ उनकी संतुलित संश्लेषित होती है। साहित्यिक शब्द संश्लेषित है। आइए देखते हैं रोला बार्थ के अनुसार। तो रोला बार्थ के अनुसार साहित्य निर्माण में 5 नियम कार्य करते हैं। व्याख्या देखिए, चिन्ह संहिता, प्रतीकात्मकता, क्रिया व्यापार संहिता और सांस्कृतिकता, इन्हीं नियमों से होकर सारा पाठ गुजरता है। संरचनावाद को मार्क्सवाद परंपरा में स्थान देने का श्रेय लुई अल्थ्यूसुर को दिया जाता है। उत्तर संरचनावाद को संरचनावाद का अगला चरण माना जाता है। उत्तर संरचनावाद अवधारणा की स्थापना में 5 फ्रांसीसी विद्वान की भूमिका माना जाता है, जो निम्न है: क्लाडे लेवी स्ट्रास, माइकल फूको, रोला बार्थ, लुई अल्थ्यूसुर, जैकियस लंकन। उत्तर संरचनावाद में सारा बल पाठ पर दिया जाता है। कला के लिए कला मूल फ्रांसीसी यल आर्ट पावर यल आर्ट का अनुवाद है। सूत्र का सर्वप्रथम विक्टर कजिन ने सन 1818 में किया था। विक्टर कजिन के भाषणों का प्रकाशन सन 1836 में हुआ। देखिए, LR पूर्व लार। सूत्र का कला के लिए कला अनुवाद सर्वप्रथम वॉल्टर पेटर ने किया। कलावादी साहित्य प्रवृत्तियों को प्रतिष्ठित करने का श्रेय जर्मन दार्शनिक कांट, सेलिंग, गोथे और शिलर को जाता है।
सौंदर्यवादी और कलावादी प्रकृति के सर्वप्रथम प्रभावकारी रचनाकार गाउटिया हैं। कला के लिए कला आंदोलन का प्रवर्तन करने वाले प्रमुख लेखक निम्न देशों से संबंधित हैं। तो देखिए, फ्रांस के कौन हैं, इंग्लैंड के और अमेरिका के कौन हैं। तो फ्रांस के हैं फ्रेंड मदाम द स्टाल, इंग्लैंड के जेम्स हीलर, अमेरिका के इमर्सन हैं। थियोसोफिकल गोत्सिए फ्रांस के हैं, इंग्लैंड के ऑस्कर वाइल्ड हैं, अमेरिका के एडगर एलन पोप हैं। फ्रांस के पियरे शार्ल बादलेयर हैं और इंग्लैंड के वाल्टर पेंटर हैं। स्टाफेन मलारमे के कलाइल और एडमंड गूज हैं। तो कलावादियों की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, आइए देखते हैं। तो ये है कलावादियों की रचना। थियोसोफिकल गोतिये की रचना है प्रीमेयर पोएजी 1832। एडगर एलन पो की रचना है द फिलॉसफी ऑफ कंपोजिशन द पोएटिक प्रिंसिपल 1850। वादलेयर का है फ्लावर्स ऑफ द इविल काव्य संग्रह है। वॉल्टर पेटर का है स्टाइल निबंध। जेम्स हीलर का है 10 o'clock 1888। विभिन्न कलावादियों का कला के संदर्भ में दी गई टिप्पणी है। तो आइए देखिए टिप्पणी या कथन जो भी आप कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड, कला की सत्ता राजनीति सामाजिक परिस्थितियों से स्वतंत्र तथा निरपेक्ष होती है। कला का शिल्प उसे स्वतः पूर्ण और श्रेष्ठ तथा मूल्यवान बनाता है। ये कथन किसका है, गोतिये का है। कविता सौंदर्य की लयात्मक सृष्टि है एवं उसका प्रभाव आत्मा का गहन और शुद्ध अनयन है। ये एडगर एलन पो का कथन है। कला का सत्य अपने अंतर्दर्शन के प्रति ईमानदार बना रहने के लिए होता है। ये कथन वाल्टर पेटर का है। कला का उद्देश्य सुंदरता की खोज और निरूपण है। ये कथन जेम्स हिसलर का है। कला चरम सत्य और जीवन कथा की एक विधि है। ये ऑस्कर वाइल्ड का कथन है। आलोचनात्मक यथार्थ की अवधारणा सर्वप्रथम जॉर्ज लुकाज ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, याद रखेंगे, आलोचनात्मक यथार्थवाद की अवधारणा जॉर्ज लुकाज। जॉर्ज लुकाच की प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है द मीनिंग ऑफ कंटेम्परेरी रियलिज्म। दूसरा है स्टडी इन यूरोपियन रियलिज्म। तीसरा है द हिस्टोरिकल इत्यादि। चौथा है जादुई यथार्थवाद। शब्द अंग्रेजी शब्द मैजिक रियलिज्म का हिंदी पर्याय है। सर्वप्रथम फ्रेंच रो ने जर्मन चित्रकारों के चित्रों का विश्लेषण करते हुए मैग्नीसर रियलिज्म पद का प्रयोग किया। जादुई यथार्थ के प्रतिष्ठापक बुओलो को माना जाता है। जादुई यथार्थ से जुड़े प्रमुख रचनाकार निम्नलिखित हैं। जॉर्ज साइको, लुइस बोगर्स, ग्रेवियल गार्सिया मार्क्वेज, एलेजो कार्पेथियर मार्क्वेज इत्यादि। यथार्थवादी कला का आरंभ 1857 ईस्वी में फ्रेंच लेखक फलावेयर की प्रसिद्धि संरचना मदाम बावेरी के प्रकाशन से हुआ था। बालजाक और रोला जिस यथार्थवादी आंदोलन का प्रवर्तक किया उसे प्रकृतिवाद कहा जाता है। प्रतीकवाद का आविर्भाव 19वीं सदी के अंत में फ्रांस में हुआ था। प्रतीकवाद फ्रांसीसी काव्य जगत का पार्सेनियज्म के बाद का एक आंदोलन है। आइए देखते हैं रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। तो इन पार्सेनियों के पीछे 1885 ईस्वी में प्रतीकवादी या सिम्बालिस्ट या डीकेडेंट्स का एक संप्रदाय फ्रांस में खड़ा हुआ, जिसने अनूठे रहस्यवाद और मनोभावमयी भक्ति का सहारा लिया। इम्पोर्टेंट कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फ्रांस में प्रतीकवाद के पुरुषकर्ता कौन माने जाते हैं, वादलेयर माने जाते हैं। सन 1886 ईस्वी में कवि जीन मारेयाम ने फिगारो नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया, जिसमें प्रतीकवाद का एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया जाता है। तो फ्रेंड, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहा है या आप कर रहे हैं तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनके लिए लाभप्रद होगा फ्रेंड। ठीक है। इंग्लैंड में प्रतीकवाद का प्रवर्तन विलियम बटलर येट्स ने किया।
प्रतीकवादी आंदोलन को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक निम्नलिखित देशों से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं अलग अलग देश से हैं। तो फ्रांस से चार्ल्स बादलेयर, पाल बर्लिन, अर्थर रिम्बर्ग, स्टीफन माल्मे। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है ना कौन से पाश्चात्य शास्त्री कहाँ के थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड से थे जॉर्ज मूर, ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर साइमस, अर्नेस्ट डाउसन। जर्मनी से थे स्टीफन जॉर्ज। अमेरिका से एमी लावेल थे। प्रतीकवादियों ने चार्ल्स बादलेयर की कविता कारस्पांडेंस सादृश्य को अपना घोषणा पत्र माना है। चार्ल्स बादलेयर को फ्रांस का प्रथम कवि माना जाता है। बिंबवाद का उदय 20वीं सदी के प्रारंभ से कुछ अमेरिकी और अंग्रेजी कवियों के सहयोग से आरंभ किया गया। बिंबवाद के प्रवर्तक टी.ई. ह्यूम माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने F.S. फ्लिंट को इसका प्रवर्तक माना था। इमेजिज्म या बिंबवाद की संज्ञा सर्वप्रथम एजरा पाउंड ने दी थी। फ्लिंट ने सन 1913 ईस्वी में पोएट्री पत्रिका में बिंबवाद के तीनों सिद्धांतों की घोषणा की है। ठीक है, तो 3 सिद्धांत कौन है फ्लिंट के, देखिए। एक पहला है विषयगत या विषयीगत वस्तु का प्रत्यक्ष चित्रण, जो चित्र विधायक ना हो उस शब्द का बहिष्कार, लय से युक्त संगीत योजना। प्रमुख बिंबवादी आलोचक निम्नलिखित हैं: रिचर्ड आर्लिंगटन, हिल्डा डुलियट, D.H. लॉरेंस, विलियम कालोर्स, विलियम जॉन हेचर्स, A.V. लावेल। T.E. ह्यूम की महत्वपूर्ण रचना का नाम है स्पेक्यूलेंस। ठीक है, मिथक यूनानी शब्द मिथास से बना हुआ है, जिसका अर्थ है मुंह से निकला हुआ। मिथकीय समीक्षा का प्रवर्तक नार्थप फ्राई को माना जाता है। युंग ने बिंब को आर्कटाइप या आत्म विधान का नाम दिया है। लेवी स्टार्क ने मिथक को विशुद्ध मानसिक और रूपात्मक क्रिया कहा है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को फ्रेडरिक एंगल्स थे। मार्क्सवाद दर्शन पद्धति के 3 अनिवार्य घटक निम्न हैं। पहला है द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद, दूसरा है राजनीतिक अर्थशास्त्र और वैज्ञानिक समाजवाद, तीसरा है मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक निम्नलिखित हैं। तो मार्क्सवादी देखते हैं। मार्क्सवादी हैं फ्रेंड लुकास लेनिन, माओ त्से तुंग, ग्रामशी, कार्डवेल, जॉर्ज थॉमसन, अर्नेस्ट फिशर, वेक्ट ब्लॉक, बेंजामिन गोल्डमन, एडार्नो आदि। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्द निम्न हैं। उपा मतलब इड, अहं का मतलब ईगो, परा का मतलब सुपर ईगो। ठीक है, लिबिडो का मतलब चेतना, कॉन्सियस। ठीक, तो फ्रायड के प्रधान शिष्य निम्न हैं: अल्फ्रेड एडलर, कार्ल वास्टो युंग। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का साहित्य में प्रथम आलोचक प्रयोग जेम्स शेक्सपियर के हेलमेट की आलोचना के माध्यम से किया। ठीक है, तो फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का साहित्य में प्रथम आलोचनात्मक प्रयोग जेम्स ने शेक्सपियर के हैमलेट की आलोचना के माध्यम से किया। रूपवाद एक प्रकार का कलावादी आंदोलन है जो 20वीं शती के दूसरे दशक से शुरू हुआ। रूपवाद आंदोलन का सूत्रपात 1919 में विक्टर शेक्लोवास्की ने रूस में किया। रूपवाद के समर्थक निम्न हैं: बोरिस इकेबाम, रोमन जोकोब्सन, जान मुकरोवस्की, रेने वेलक आदि। रूपवादी पूरा बल भाषा पर देते हैं। उनका कहना है कि कला सबसे पहले शैली और तकनीक है, उसके बाद में और कुछ है। रूपवादियों के 2 केंद्र हैं: भास्की 1915, मास्को, पीटर्सबर्ग।
आइए देखते हैं विखंडनवाद। तो मार्क्सवाद देखा, रूपवाद देखा, अब देखिए विखंडनवाद। तो विखंडनवाद के प्रवर्तक जाक देरिडा माने जाते हैं। जाक देरिडा का संक्षिप्त वृत्तांत से देखिए। तो जन्म और मृत्यु 1930 से 2004। जन्म स्थान अल्जीरिया है। गुरु का नाम फोको अल्थ्यूरस है। पुस्तक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइट एंड डिफरेंस 1978 ईस्वी। पाल द मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। रोमांटिक स्वच्छंदता शब्द को काव्य की प्रवृत्ति के सर्वप्रथम प्रयुक्त करने वाले जर्मन आलोचक फ्रेडरिक स्लेगन थे। राजनीतिक दृष्टि से स्वच्छंदतावाद का उदय 1779 ईस्वी में फ्रांसीसी राज्य में क्रांति से माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी था। अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का प्रारंभ महाकवि वर्डवर्थ लिरिकल ब्लड से हुआ। संकलन त्रय पाश्चात्य नाट्यशास्त्र की पारभाषिक शब्दावली है। संकलन त्रय में स्थान संकलन, काल संकलन, कार्य संकलन समन्वित रहते हैं। पाश्चात्य आलोचना शास्त्र की प्रथम पुस्तकें एवं उनके लेखक देखते हैं। तो सात्र किसकी है पुस्तक? सात्र लेखक है, इनकी पुस्तक है बीइंग एंड नथिंग 1947 ईस्वी। क्रिटिक ऑफ डाइक्लोटिक रीजन 1960। मार्टिन हाइडर की पुस्तक है बीइंग एंड टाइम। कामू की है मिथ ऑफ सिसिफस। माओ की है प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं ना, तो इसीलिए इंग्लिश नाम है सब। देरिडा का है दी एंड ऑफ मैन ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइट एंड डिफरेंस 1970 जाक देरिडा। रोला बार्थ की पुस्तक है द डेथ ऑफ ऑथर। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल इम्पोर्टेंट है। थॉमस लैब पिकाक का है द फोर एज ऑफ पोएट्री। सेली का है द डिफरेंट ऑफ पोएट्री। सीडी लेविस का है द पोएटिक इमेज। एफ.एस. फिलंट का है हिस्ट्री ऑफ इमेजिज्म। अर्नेस्ट फिशर का है दी नेसेसिटीज ऑफ आर्ट। कार्डवेल का है इल्यूजन एंड रियलिटी। मैथ्यू अर्नाल्ड का है कल्चर एंड अनार्की 1969। लिटरेचर एंड ड्रामा 1873। एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट। तो 4 पुस्तक है मैथ्यू अर्नाल्ड की, ठीक है। तो इतना ही है फ्रेंड, और आपका ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र फिनिश हो गया। अब बताइए आप क्या किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।